स्वागत है दोस्तों आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते होंगे दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले यही आपको हम बताते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है ये लैंग्वेज के बेस पे होता है। अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं इसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए अगर हमको किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, किसी एग्जाम के लैंग्वेज को समझना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें अभी तक एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि कैसे एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है। सीटेट में यही होता है, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। आपके सीडीपी में, खासकर सीडीपी में चार के चारों ऑप्शन सही आपको लगते हैं, पेडागोजी में चारों के ऑप्शन सही लगते हैं और चारों ऑप्शन सही भी रहते हैं। लेकिन वहां पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है, वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए क्वेश्चन को रटिए नहीं कि हम रट के पास हो जाएं, बल्कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से पूछी जा रही है। आज जो पेपर हमसे सॉल्व करेंगे आपका लेटेस्ट, अभी जो लेटेस्ट में सीटेट का आपका एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका एग्जाम हुआ था 14/12/2024 में आपका एग्जाम हुआ था। और ये पेपर 2 है दोस्तों। पेपर 2 के अंतर्गत हम सब सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इस पूरे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, करिए प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। दोस्तों कुछ कथन दिए गए, करें प्रगतिशील शिक्षा के जो हिमायती हैं, जो प्रगतिशील शिक्षा को मानते हैं, वो इसका इनमें से कौन से कथन का समर्थन करते हैं। तो क्वेश्चन का सरल लैंग्वेज यही है कि जो प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक लोग हैं इनमें से कौन से कथन को मानते हैं। तो सबसे पहले आपको हम प्रगतिशील शिक्षा के जो कुछ समर्थक हैं उनके नाम बताते हैं, जिससे आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जिसमें आपके आते हैं जॉन डेवी आते हैं, पियाजे आते हैं, पियाजे के बाद वाइगोस्की आते हैं। ये सब जो है आपके प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती माने जाते हैं। तो ऑप्शन है, अब आप पे देखिए एक चीज और समझिए। अब ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जॉन डेवी किसका समर्थन करते थे, पियाजे किसका करते थे, वाइगोस्की किसका करते थे, ये सब किसकी चर्चा की है, तभी आप इसका आंसर राइट लगा सकते हैं। हम आपको ऑप्शन से बताते हैं। बचपन एक अलग जीवन शरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या है कि बजाय वे बेस के रूप में क्या बनेंगे ज्यादा महत्व रखता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं, यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। देखिए स्टेटेड का क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ चीज आप ध्यान दीजिएगा। जो ऑप्शन बच्चों को गलत बताए, बच्चे का विरोध करे, बच्चे के फेवर में ना हो, वो ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकंड ऑप्शन आप देखिए भ्रष्ट की बात करें, कह रहे उन्हें समाज भ्रष्ट बनाता है, अच्छे होते हैं समाज भ्रष्ट कर देता है, गलत होगा दोस्तों। वो असभ्य होते हैं, क्या बच्चा असभ्य होता है? नहीं दोस्तों, बच्चा असभ्य नहीं होता है। पहला करें वे कह रहे हैं कि बच्चे के रूप में क्या है वे के बजाय वयस्क के रूप में क्या बनेंगे, इस पे फोकस करता है, यह भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं, यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो यही राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों वाइगोस्की किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, आप कहेंगे मनो सामाजिक सांस्कृतिक का समर्थन करते हैं। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के खाली जगह के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवार, साथियों, दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कि इन सब का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है दोस्तों? क्या मनोसामाजिक में, भौतिक में, संज्ञानात्मक में, या फिर भाषाई में? आपको पता होगा इसमें राइट आंसर जो होगा साइको सोशल, मनोसामाजिक। मनो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी बी नहीं, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
कह रहे व्यवहार, रुचियों, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उन्हें खाली जगह के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह फिर खाली जगह होते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जेंडर पहचान आनुवांशिक रूप से निर्धारित। सेकंड है जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। जेंडर भूमिकाएं आनुवांशिक रूप से निर्धारित। या फिर लास्ट है जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सही है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड सही है, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। देखिए जेंडर भूमिकाओं के बारे में आप थोड़ा सा जानते रहिए। अभी हम सब जेंडर से और क्वेश्चन को कवर करेंगे, लेकिन जेंडर भूमिका क्या होती है। देखिए दोस्तों, हम जो हमारे व्यवहार होता है, रुचियां होती हैं, कौशल होता है, दृष्टिकोण होता है, यही आपका जेंडर रोल कहलाता है, जेंडर भूमिकाएं कहलाते हैं। इस चीज को आप जानते रहिए। जेंडर भूमिकाएं क्या होती हैं, जिसमें हमारा व्यवहार, रुचि, कौशल, दृष्टिकोण आदि परिवर्तन आदि जो हमारी भूमिकाएं होती हैं, वही आपका जेंडर भूमिकाएं कही जाती हैं। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। अभी कथन ए है, कारक आ रहा है। तो अगर इसका हम सब क्वेश्चन की बात करें, पहला जो अभिकथन ए है दोस्तों, करें एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्धारित किया जाता है। चलिए हम कारण आर समझते हैं। विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती। क्या जो विशेष बच्चे होते हैं मुख्य धारा की कक्षा में नहीं सीखते, कोई संभावना नहीं होती? कह रहे हैं, आप कहेंगे नहीं, गलत है दोस्तों। और पहला भी ऑप्शन आपका गलत है। कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में, समावेशी मतलब जो सबको साथ लेके चले, तो कह रहे हैं कि सभी पाठचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसा नहीं दोस्तों। ऑप्शन आपका फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें दोनों सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपका गलत सही है, और ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन गलत कहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब हम जिन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन को समझते हैं। करेंगे जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है दोस्तों। ऑप्शन इसमें जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। सेकंड ऑप्शन है परिपक्व जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। लास्ट ऑप्शन है अनुभव के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन पे हम समझते हैं, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। आप कहेंगे गलत है दोस्तों। जो पूर्व ज्ञान होता है बच्चों को सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा जो अपने पूर्व ज्ञान से समझता है, जिसे घर पे जो सीखता है, वही चीज तो विद्यालय में भी आके अप्लाई करता है, बताता है हमने आज घर पे यह देखा। तो इसलिए पूर्व ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चे के विकास के लिए। सेकंड जो है, करें परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। यह भी गलत है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड है सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, जिसमें ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। बाकी फोर्थ कह रहे थे अनुभव के माध्यम से सीखने के बजाय प्राथमिकता, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। देखिए जिन पियाजे के बारे में कुछ पॉइंट आप जानते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जिन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले इनके जो सिद्धांत का नाम था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनके सिद्धांत का नाम था। इन्होंने 4 स्टेजें बताई थी। 4 स्टेजों के नाम हम आपको बताते हैं, उसको भी आप जानते रहिए। पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज। आप इंग्लिश में याद करिएगा, क्योंकि इनका स्टेज का नाम अलग अलग दिया रहता है, लेकिन इंग्लिश में सेम ही रहता है। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसके बाद आता है दोस्तों प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसके बाद आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 7 से 11 वर्ष तक चलती है बच्चे में। इसके बाद लास्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से ज्यादा, 11 वर्ष प्लस, तो आप 11 वर्ष प्लस कर सकते हैं, यह चलती है। ये सारे स्टेज थे। इनमें हर स्टेज में इन्होंने बताया था कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे बच्चे का विकास होता है। तो आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। ले बाइगोस्की करेंगे। ले बाइगोस्की संज्ञानात्मक
विकास को किस रूप में दिखते हैं? ऑप्शन है पहला, पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, एक व्यक्तिगत क्रिया, या फिर एक एकीकृत क्रिया। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास की बात करें, ये भी आपको समझना होगा, संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एक सहयोगात्मक क्रिया, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जब बच्चे, इनका मानना था जब बच्चे एक दूसरे से सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तब बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। इसीलिए इनका जो मानना था, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्क, सहयोग, संवाद और सांस्कृतिक वातावरण से होता है। जो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास कैसे मानते थे, इनका मानना था कि जब बच्चा समाज के संपर्क में जाएगा, किसी का सहयोग पाएगा, संवाद करेगा, इन सब के माध्यम से, सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। इसलिए ऑप्शन इसमें सेकंड सही होगा, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए ले वाइगोस्की ने निम्न में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है? किसकी बात करें? भाषा की बात कर रहे हैं। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। सेकंड है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन है, भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। देखिए, केवल केवल आपका नेगेटिव पॉइंट है, इस चीज जानते रहे। जिस भी एग्जाम में आपका केवल लग गया वो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। लास्ट ऑप्शन है, भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास से बाधा डालती है। आप कहेंगे बाधा डालेगी भाषा, आप कहेंगे भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में ही आपको छाड़ना है। अब इसमें तो आराम से आप छाड़ सकते हैं। ये चीज आप करने का प्रयास करिएगा। जो ऑप्शन आपका गलत रहे उसको पहले आप हटा दीजिए, ऑप्शन नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बचेगा, तब आप भी तो आपको 4 क्वेश्चन में हेरना था, अब आपको 2 क्वेश्चन में हेरना है। आपका जीतने का चांस जो है 50% हो गया। अब करें, भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। दोस्तों संज्ञान से संबंधित है, भाषा जो है संज्ञान से संबंधित है। वाइगोस्की ने तो यही तो कहा था कि ले वाइगोस्की ने कहा था कि जो भाषा है सोचने का माध्यम है, सीखने का उपकरण, सांस्कृतिक टूल है। यह सब जो है आपके ले वाइगोस्की ने कहा था। ऑप्शन इसलिए इसमें सेकंड सही हो जाएगा। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों से सुगम बनाती है। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? ऑप्शन समझते हैं। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। सेकंड ऑप्शन है, एक छात्र हाँ ठीक है, एक छात्र किसी विषय की गहरी गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। थर्ड ऑप्शन है, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। देखिए किसकी बात करें, इसमें लक्ष्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लक्ष्य की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। दोस्तों किस पे पहुंचना? उसे अपने लक्ष्य पे जाना है। लक्ष्य, उसका लक्ष्य पास होना है। तो जाहिर सी बात है वह प्रतिद्वंदिता होगी। जैसे भी आपके एग्जाम कोई आपकी वैकेंसी आएगी, अगर वैकेंसी 100 सीट है और इसमें जो है 1000 फार्म भर गया, अब सभी लोग प्रतिद्वंदिता करेंगे ना कि हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर पाना है ताकि हमारी सीट सुरक्षित हो सके। इसलिए दोस्तों उसे अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करना होगा, क्योंकि उसे एक लक्ष्य को पाना है। लक्ष्य विन्यास का उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें ले वाइगोस्की। फिर ले वाइगोस्की की बात हो रही दोस्तों।
लेवागोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित कैसा पॉइंट है? निगेटिव पॉइंट है, ये पॉइंट आपका हो नहीं सकता। अभी आपको 4 क्वेश्चन में ढूंढना था, अब आपको 3 क्वेश्चन में ढूंढना है। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। इसमें रटाने की बात करें, रोट लर्निंग आपको नहीं कराना है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, फर्स्ट और फोर्थ। अब सेकंड ऑप्शन समझते हैं। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है, अब देखिए करें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें देखिए करें प्रतिस्पर्धा को आपको बढ़ावा नहीं देना है, कुछ कुछ जगह देना है, लेकिन हर जगह आपको नहीं देना है कि आपको बहुत हर समय एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा, वो बच्चा उससे बढ़िया करो, उससे बढ़िया करो, तो बच्चे के अंदर उसको लेकर घृणा पैदा हो जाती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का फोकस ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऐसा किसका मानना था? ले बैगोस्की का मानना था। बैगोस्की के अनुसार सीखना सहयोग और बातचीत से होता है, इसीलिए पारस्परिक अध्ययन सही है दोस्तों। जो बच्चा सीखता है वह कैसे सीखता है? सहयोग से और बातचीत के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? ऑप्शन है इसमें जो कुछ पहले कथन दिए गए, फिर ऑप्शन है। हम पहले समझते हैं। उदाहरण प्रस्तुत करना, आप कहेंगे उदाहरण तो बहुत बढ़िया है, उदाहरण से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, आप कहेंगे उदाहरण दें कि गैर उदाहरण दें, दोनों से एक ही सही होगा। इसके बाद हम थर्ड को समझते हैं। थर्ड है अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। लास्ट है एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करें। कह रहे हैं कि हम बच्चों को एक परिभाषा दे दें और इसे जो है बच्चों को रटाने का प्रयास करें। तो यह फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा। अब फोर्थ ऑप्शन जिस ऑप्शन में आपका फोर्थ होगा उस पहले उसे काट दीजिए। अब देखिए आपके पास 3 ऑप्शन बच गया, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन इसमें पहला उदाहरण प्रस्तुत करें। नए उदाहरणों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन से प्रभावी रणनीतियां, हम उदाहरण देंगे बच्चों को। ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण देके गैर उदाहरण प्रस्तुत कर, कुछ गैर उदाहरण के जरिए से भी बच्चों को सिखाएंगे, ये भी सही है। इसके बाद है अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। जो अवधारणा है जिसमें पॉइंट दिए गए हैं उसके बारे में ही बच्चों को बताना। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यह तीनों अवधारणाएं सीखने के प्रभावी तरीके है। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिका का विनिमय करते हैं? किस विधि में दोस्तों? ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है पारस्परिक अध्ययन में, सेकंड है अनुकूलित अधिगम में, या फिर ग्रहणशील अधिगम में, या फिर वर्णात्मक अध्यापन में। इसमें करें शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी भूमिका का विनिमय करते हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा पारस्परिक अध्ययन। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है, पारस्परिक अध्ययन इज राइट आंसर। पारस्परिक अध्ययन की हम सब बात करें तो इसमें शिक्षक और विद्यार्थी बारी बारी से शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या करते हैं? शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं बारी बारी से किसकी भूमिका निभाते हैं? शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। इसीलिए भूमिका विनिमय इस विधि में होता है। इसमें किसकी बात करें? भूमिका विनिमय की बात करें ना, तो भूमिका विनिमय किसमें होगा? पारस्परिक अध्ययन में होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय यक्ष सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि यह विषय जेड में रुचि रखती है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है?
कह रहे हैं फिजा जो है जेड को सीखने की तुलना में यक्स के सीखने में ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि उसका जो रुचि है दोस्तों किस में है, उसका रुचि जेड में है। यह दोस्तों विश्लेषण की क्षमता का वर्णन करता है, किसका, संज्ञानात्मक संघर्ष या फिर अधिसंज्ञान या फिर स्मृति या फिर संज्ञान। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड से है, अधिसंज्ञान। क्या है दोस्तों, अधिसंज्ञान इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर, देखिए हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप जरूर रटिएगा। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत का नाम था, क्या सिद्धांत का नाम था, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और ये थे कहाँ के दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर कहाँ के थे, यह एक दोस्तों एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यह भी आप जानते रहिए। इनका जो सिद्धांत का नाम था, बहुबुद्धि सिद्धांत का नाम इनका था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से इनका जो है सिद्धांत था। इन्होंने प्रस्ताव दिया था, क्या दिया था, पहले ऑप्शन है बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। सेकंड ऑप्शन है बुद्धि समय के साथ बदलती है, बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक विरासत में मिलती है। फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि के सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। देखिए हम यहां से देखते हैं, बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक रूप में विरासत मिलती है। क्या दोस्तों ऐसा होता है किसी का पिताजी बहुत बुद्धिमान होते हैं, बच्चा भी उसकी बुद्धि पूरे बच्चे को मिल जाती है, बच्चा भी विद्वान हो जाता है, आप कहेंगे नहीं, आनुवांशिक पे बुद्धि तो नहीं चलती है। फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि दोस्तों आप एक एग्जाम लेंगे, एक बच्चा उसी एग्जाम में 100 में दोस्तों वह लाता है 70 नंबर लाता है, फिर वही एग्जाम में वह बच्चा 30 नंबर ला देता है, 50 नंबर ला देता है, 60 नंबर ला देता है, फिर 90 नंबर ला देता है। क्या सटीक मापन हुआ, सटीक मापन नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकते हैं, नहीं दोस्तों, आप सफलतापूर्वक कह रहे हैं कि किसी सफलता का हम सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकते हैं बुद्धि के जरिए, नहीं दोस्तों, सब 100% सफलतापूर्वक का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन सेकंड बचा बुद्धि समय के साथ बदलती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे जो है बुद्धि भी बढ़ती है और समय के साथ बदलती ही रहती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी जो प्रमुख थे, प्रकार तो और था लेकिन जो मुख्य था 8 प्रकार थे, उसको आप जानते रहे, जैसे भाषा में क्षमता, तर्क व गणित, चित्र, संगीत, यह सब के बारे में उन्होंने बताया था। शारीरिक का उपयोग, दूसरों को समझना, स्वयं को समझना, प्राकृतिक से जुड़ाव, ये सभी बुद्धि के बारे में एक एक टॉपिक से बताए थे। हम थ्योरी क्लास में इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन आप अभी जानते रहे कि इन्होंने 8 प्रकार की प्रमुख बुद्धियों को बताया था। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, देखिए स्वलीनता क्या होता है, स्वलीनता जो खुद में लीन रहे उसकी बात करें। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशल के प्रदर्शन करते हैं, जो कल्पनाशील विद्यार्थी होते हैं उनकी बात करें। उन्हें सामाजिक भावनाओं में पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। थर्ड है उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं। लास्ट है दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन इसमें फोर्थ सही है। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी वो सलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी कैसे होते हैं, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। पहले अभिकथन जो है, कह रहे हैं कि अभिकथन ये है भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होता है। देखिए केवल ऑप्शन है गया, आप कहेंगे अभी आपने बताया था केवल ऑप्शन अगर आपका आता है तो केवल ऑप्शन आपका निगेटिव पॉइंट है, फिर केवल आपका होगा नहीं। इसके बाद बचता फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे, कह रहे हैं भय और तनाव
का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने का सुसाधित करता है। ऑप्शन जो है कह रहे ए और आर दोनों गलत हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। अब देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें जो सही आंसर है इसमें फर्स्ट है, ए और आर दोनों गलत हैं दोस्तों। आप भय और तनाव के द्वारा बनाना बच्चों को तैयार कर देगा। आप बच्चों को डरा के तनाव पैदा करके बच्चों को सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते हैं। ऑप्शन ये दोनों गलत हो जाएगा। हमने आपको पहले बताया था बच्चे का विरोध, जो भी ऑप्शन बच्चे का विरोध करे वह ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन भी कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण आ रहे हैं यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं। स्वयं विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। ऑप्शन इसमें जो है कह रहे हैं पहला ए और आर दोनों गलत हैं। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन है ये सही है लेकिन आर जो है आपका गलत है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों लेकिन ये जो है आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? ऑप्शन है इसमें जो पहला ऑप्शन है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने सहकर्मी के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को आवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यवसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसमें जो बात करें नैदानिक आकलन के उद्देश्यों का उपयुक्त वर्णन करता है। कह रहे हैं कि उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता होती है, ये आपका नैदानिक आकलन कहलाता है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है। हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं सीखने में कहाँ कहाँ कमजोरी या पता लगाना ताकि शिक्षा में शिक्षक सुधार सके। ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? किसकी बात करें? काकुली जो है गणित का सवाल नहीं कर पा रही, जूझ रही है, कठिन समस्या हो रही है। तो एक शिक्षक उसकी शिक्षक क्या कर सकती है? कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना करे। आप कहेंगे ऐसा कहना चाहिए बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा दे दें ताकि वो दोबारा ना दिक्कत हो। तो आपको ऐसा नहीं कहना है, उसे समस्या का समाधान दें। क्या उसे आप हम रिजल्ट दे दें? आप यह रिजल्ट है लगा दो। उसे समस्या को छोड़ने के लिए अगले पेज पर जाने के लिए कहेंगे। आप कहेंगे ऐसा भी नहीं कर सकते, कोई समस्या उलझा है तो आप बोल दे मत लगाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिश करने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़े पर आलंबन प्रदान करें। यही आपका इसको फोल्डिंग करना है। ऑप्शन इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें। हाँ बच्चा बेटा बहुत बढ़िया कर रही हो और प्रयास करो, ऐसा करना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो उसे हमको इसके फोल्डिंग देना चाहिए, आलंबन देना चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। जिन पियाजे के खाली जगह है को मानना था, ले वाइगोस्की को मानना था। देखिए इसमें जिन पियाजे वाइगोस्की के जो सिद्धांत है उनके बारे में अगर आप समझ रहे होंगे तो आप समझ आएंगे इसमें बताना आपको क्या है। पहला कह रहे हैं क्या जिन पियाजे निजी वाक आत्मविनियमता को प्रभावी या फिर वाइगोस्की जो है आत्म केंद्रित वाक या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को मानते थे। सेकंड ऑप्शन है आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता यह पियाजे मानते थे या फिर निजी वाक स्वयं विनियमता में प्रभावित। थर्ड ऑप्शन है आत्म केंद्रित वाक स्वयं विनियमता में प्रभावी
यह जिन पियाजे की बात है या फिर वाइगोस्की को कह रहे हैं निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेतक। फोर्थ ऑप्शन है निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेतक, यह पियाजे का मानना था, या फिर आत्म केंद्रित वाक आत्म विनीमता को प्रभावी, यह वाइगोस्की था। अब इसमें अगर आप पियाजे वाइगोस्की के बारे में जानते रहेंगे कि पियाजे किस चीज को मानते थे, वाइगोस्की किस चीज को मानते थे, तब तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आप नहीं जानेंगे फिर कैसे आप बता सकते हैं। जिन पियाजे की थ्योरी का नाम क्या था दोस्तों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था। और वाइगोस्की का जो थ्योरी का नाम था दोस्तों, इनके सोशल कल्चर थ्योरी था। इन्होंने समाज संस्कृति पे जोर दिया था, और पियाजे जो है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी पर जोर दिया था। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है। जो जिन पियाजे है दोस्तों आत्म केंद्रित भाग संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को मानते थे। कौन दोस्तों, जिन पियाजे। लेकिन वाइगोस्की का जो मानना था, वाइगोस्की निजी वाक पे जोर देते थे, निजी वाक स्वयं विनिर्मा को मानते थे। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। जो नहीं है वही आपका राइट आंसर हो, जो ऑप्शन गलत है वही आपको बताना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। क्या है दोस्तों, नामीकरण करना चाहिए बच्चों को, जो गलत है उसे क्या बताना है। सभी विद्यार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना। फिर थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी को जानते हैं, शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। लास्ट ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौती की पेशकश करना। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है, गलत ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को नामीकरण। आप बच्चों को नामीकरण नहीं कर सकते, बच्चों में अलगाव नहीं कर सकते, उन्हें वर्ग में नहीं बांट सकते। राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। यही आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कोहलबर्ग थे इनका सिद्धांत क्या था। ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन देखने के बाद फिर हम इनके सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है यह नैतिक तर्क पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभावों को ध्यान में रखता है। सेकंड ऑप्शन है यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। या फिर लास्ट है यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। जैसे आपने लॉरेंस कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है, इन्होंने नैतिक दुविधा नैतिक तर्कता की बात किया है। इनकी एक कहानी है, हिंस की कहानी, जिसमें एक दवा चुराने की बात होती है, उन्हीं पे है। तो उससे बच्चे के सामने दुविधा रखा जाता है, अगर आप दवा चुराएंगे, इनका कहानी जो सारांश था कि आप दवा चुराएंगे तो जो डॉक्टर जिस दवा को बनाया है उसकी मेहनत पूरा दाड़ चला जाएगा, आपको पुलिस पकड़ लेगा। अगर आप दवा नहीं चुराते हैं तो आपकी बीवी मर जाएगी। उसके पास एक नैतिक दुविधा पैदा किया जाता है और उसे चॉइस करना होता है वह क्या करता है। तो लास्ट में वो दवा चुरा के अपनी पत्नी को बचाता है, बाकी वो जेल चला जाता है। तो यही चीज इसमें कोहलबर्ग ने बताया था। तो यह इसमें ऑप्शन इसमें जो सही होगा ऑप्शन फोर्थ सही है। यह बच्चों की दुविधात्मक स्थितियों प्रस्तुत करता है। ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। इनका जो सिद्धांत में दोस्तों टोटल तीन जो स्तर दिए गए, तीन स्तर हैं और तीन स्तर के दो, हर एक स्तर के दो दो जो है चरण हैं, तो टोटल 6 चरण है। अभी एग्जाम में यही पूछ लेते काफी बार। इनका जो है सिद्धांत में 3 स्तर होते हैं, 6 चरण होते हैं। इनका जो मेन मोटिव था निर्णय लेने के पीछे था कि जिसे कहानी जरूर हिंज की थी, उसके जरिए यह बताने का प्रयास कर रहे थे आप किसी चीज का डिसीजन कैसे लेंगे, आप किसी चीज का निर्णय कैसे करेंगे, इस पे इनका फोकस था। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है अभिकथन ए है और कारण आर दिया गया है। कहने प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के लिए अवसर मिलते हैं। सही तो है दोस्तों, ये बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और दोनों
सही है, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। लास्ट ऑप्शन है ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। अब देखिए, करीब प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलते हैं। यह तो अभिकथन हो गया। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। जो बचपन करें, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। देखिए इसमें एक मिनट, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया दोस्तों, इसको नहीं समझिएगा, क्योंकि दोस्तों पहला तो ऑप्शन आपका वैसे सही है, सेकंड भी बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, दोनों सही ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। ए और आर दोनों सही है, यहाँ पे थर्ड आप कर लीजिएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है ए आर की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? किसकी बात कर रहे हैं? विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ऑप्शन इसमें जो है, ऑप्शन पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? थर्ड ऑप्शन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? फोर्थ ऑप्शन है, द्वितीय विश्व युद्ध फैलाने के किन किन कारणों का योगदान है? हमको विवेचना की बात करें, आप इसमें से किस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अपने दिमाग को ज्यादा सोचेंगे, सोच का आंसर देंगे? देखिए, जर्मनी का नेता कौन था, आपको आंसर पता है, आप तुरंत लगा देंगे। जर्मनी का नेता कौन है, काम खत्म। किस वर्ष समाप्त हुआ, तुरंत बता देंगे। कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल, तुरंत बता देंगे। करेक्ट, कारकों को पूछे हैं, कौन कौन से कारक इसके योगदान थे, आप कहेंगे इसको जो बहुत सारे कारक हो सकते हैं। अब इसमें आपको सोच का आंसर देना होता है, यही अब होता है आपका विवेचनात्मक सोच, जिसमें आप खुद का दिमाग लगाएं और सोचें कि इसका क्या आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टवादिता है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को खाली जगह है का उपयोग करना चाहिए। जो फिर खाली जगह है, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा दृष्टवादित है, आपको शामिल करने से पहले क्या करना चाहिए? आवृत्ति संग्रहण, संचरण उपकरण, श्रवण तंत्र है, या फिर ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, या फिर ब्रेल एक श्रवण प्रणाली है, या फिर आवृत्ति संग्रह संचरण का उपकरण स्पर्श तंत्र है। देखिए इसमें जो ब्रेल लिप है, ब्रेल लिप जो होती है थोड़ा उभरी उभरी लिखी रहती है। जो बच्चे जो हैं दृष्टबाधित होते हैं, जो बच्चे के श्रवण पूछा है, श्रवण तो होगा ही नहीं, सुनने में समस्या नहीं, दृष्ट देख नहीं पा रहा है, सुन तो पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, वह बच्चों को छू कर समझ सकता है कि वह इसमें लिखा क्या गया है, वही होता है ब्रेल लिप। यह एक दोस्तों स्पर्श प्रणाली है। तो ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को हाँ जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिकांश संभावना है? किसकी बात करें, आप अपने बच्चों को कौन सी सोचने की बात करें? आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। ऑप्शन है पहला, विषय पर ध्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है, एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्र को किसी विषय पर जानकारी को याद करना और प्रस्तुत करना हो। थर्ड ऑप्शन है, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न देना। लास्ट ऑप्शन है, छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय परीक्षण देना। देखिए इसमें आलोचनात्मक और रचनात्मक की बात करें तो राइट आंसर इसमें जो खुले प्रश्न है ऑप्शन थर्ड, छात्रों को उनके समाधान के लिए खुले प्रश्न प्रदान करना, जिसमें बहुविकल्पीय ऑप्शन नहीं, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, अब 4 ऑप्शन में से आप चारों ऑप्शन को सोचना है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, ऐसा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछे, आप बताइए कि भारत की राजधानी कहाँ है? आप कहेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली, क्लियर। एवं हम 1000 बच्चों से पूछेंगे तो 1000 बच्चा बताएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। लेकिन अगर हम वही क्वेश्चन को बदल दें, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली की विशेषता क्या क्या है? अब क्या 1000 बच्चों का जवाब एक हो सकता है या फिर 5 बच्चों का जवाब एक हो सकता है? नहीं, अब सभी बच्चे अपने मन से सोच कर इसका जवाब देंगे। यही होता है खुले प्रश्न वाले प्रश्न, खुले सिरे वाले प्रश्न। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का उदाहरण है? किसकी बात करें? सीखने के लिए आकलन का उदाहरण है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त
करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन है एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सामग्री शामिल हो। इसके थर्ड ऑप्शन है पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना। फोर्थ ऑप्शन है देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए मानकीकृत परीक्षण करना। मानकीकृत तो आपको करना ही नहीं है, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। एक परियोजना शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा। इसमें जो पूछा जा रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं है, तो एक मिनट, हाँ कौन से विद्यार्थी को सीखने के लिए, हाँ सीखने के लिए आकलन, एक होता है सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, तो इसमें ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। किसकी बात करें, लड़कों की तुलना में। सेकंड ऑप्शन है लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कियों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। कमजोर की बात कर रहा है दोस्तों, कमजोर होती हैं जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक होती है। देखिए जो आपका जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो कमजोर तो नहीं मानता, लड़कों लड़कियों को बराबर मानता है और यह भी कहता है कि जो जेंडर रूढ़वादिता है उसको भी खत्म करना चाहिए। जिसे बच्चे जो हैं बाजार से सब्जी लाते हैं और लड़कियां जो हैं घर में चाय बनाती हैं। वो मनोविज्ञान कहता है घर पे चाय का काम बच्चे करें और मार्केट से सब्जी लाने का काम जो है लड़कियां करें। इससे जो है जो जेंडर रूढ़वादिता है वह खत्म होगा। ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है। ए जो आर की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही है व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर फर्स्ट सही है। इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। कह रहे हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों मनोसामाजिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति है। एक मिनट, अब देखिए इसमें क्या कह रहे थे, कह रहे थे लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये भी गलत है दोस्तों। और इसमें जो कह रहे थे कि आनुवांशिक रूप से तुलना में संवेदनशील भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, कमजोर भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों ही गलत हैं। देखिए एक इसमें मेजर सा छोटा सा अंतर है, इसको आप समझ जाएंगे इसका आंसर आप पहला आंसर सही मान रहे होंगे, सही हो सकता है। देखिए कह रहे हैं लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात होती है। देखिए जन्मजात की जब बात करेंगे, जब लड़कियां पैदा होती हैं तो उनके अंदर तभी से जन्मजात प्रवृत्ति हो जाती है सांस्कृतिक कारकों को और सामाजिक में प्रभावित होने के लिए। तो ऐसा नहीं दोस्तों, क्या लड़कों में नहीं होती है, लड़कों में तो हो सकता है और जन्मजात होता है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं 100% लड़कियों में ऐसा हो सकता है, नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका यह गलत है। और सेकंड तो कह रहे हैं इसमें कमजोर की बात करते हैं तो होगा ही नहीं, ऑप्शन इसमें इस चीज आप जानते हैं। काफी बच्चों ने इसमें आर को तो गलत मान लिया था लेकिन ए को सही माना था। तो क्योंकि समाज से जुड़ी होती हैं लड़कियां, लड़कियां घर में सबकी इज्जत करती हैं, ये सब सोच के जवाब दिए थे, तो ऐसा आपको जवाब नहीं देना है। ऑप्शन इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षक उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण आ रहे हैं जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, लास्ट है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। लास्ट ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है दोस्तों और व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने का अवसर प्रदान करने अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को संक्षिप्त बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन है छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अध्ययन को पढ़ने और अंत में प्रश्नों
कि उत्तर देने के लिए कहना लास्ट है, छात्रों में नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय में जोड़ना। तो राइट आंसर इस फोर्थ हो जाएगा। इसमें जो है बच्चा पूर्व ज्ञान से जोड़ने का अवसर प्रदान करना। इसकी बात करें तो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही है। छात्रों में से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव को साझा करने के लिए कहना कि आप बच्चा आपने जो घर पे देखा है, जो समाज में देखा, उसे बताइए और उसे विषय में जोड़कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज राइट आंसर। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक होता है, क्या होता है उसका आपको नाम बताना है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसकी बात करें? प्रतिस्पर्धा। आपके नहीं, प्रतिस्पर्धा सही है। अभी हम पहले ऑप्शन देखते हैं। बच्चों में कमियों की पहचान करता है, उनका सही ढंग से नामीकरण करता है। नामीकरण भी तो आपको नहीं करना है। अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग करता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, बच्चों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। अब राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। जो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है। बच्चों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपके 14/12/2024 में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर किए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासें कैसी लगी। यह क्लासें हम सब यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर हम एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।